सिल्वर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जो सिल्वर 2025 दिसंबर में 1,80,000 के करीब था, अभी एक महीने के अंदर उसकी वैल्यू 3 लाख के आसपास हो चुकी है। ऐसा क्या हो रहा है कि सिल्वर इतनी ज़्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है, और ये डॉलर के लिए कैसे चैलेंजिंग है? जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी क्या बन रही है जिससे कि जो फेट करेंसी है, फेट करेंसी मतलब जो पेपर करेंसी है जिसपे कि हमारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, वो अब कोलैप्स करने वाला है। अगले कुछ सालों में, 1 या 2-3 सालों के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो अभी पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक ऑर्डर चलता है, वो इकोनॉमिक ऑर्डर पूरा क्राइसिस में होगा, ये पूरा कोलैप्स कर जाएगा और वर्ल्ड को नए इकोनॉमिक ऑर्डर की जरूरत होगी। वो टाइम आ रहा है जहां पर पेपर करेंसी की वैल्यू गिरती हुई नजर आ रही है। अभी आसपास जितने भी आईपीओ आए हैं उनमें आप एक चीज नोटिस करना कि जो इन्वेस्टर हैं, अर्लियर इन्वेस्टर हैं, वो अपना रुपए लेके निकल रहे हैं। जो कंपनी के ओनर हैं वो अपना शेयर बेच रहे हैं, क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट प्लान अब बदल चुके हैं। उन्हें साफ दिख रहा है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, लेकिन हम आम जनता उस सिनेरियो को नहीं देख पा रहे हैं। हमें केवल एक इमोशनल लूप में फंसा दिया जाता है कि ये हमारे देश की कंपनी है, ये आगे चल के और ग्रो करेगी, लेकिन वर्ल्ड का सिनेरियो पूरा ही अलग होता जा रहा है। जिनके पास भी ये पेपर नोट है उनकी वैल्यू 0 होने वाली है, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है वहां पर केवल एक सेफ हेवन है, जो कि पहले यूएस बॉन्ड को बोला जाता था, लेकिन अब उसकी भी वैल्यू गिरती जा रही है, और वो है केवल प्रीसियस मेटल। प्रीसियस मेटल जैसे कि आपके सिल्वर और गोल्ड, इनकी हिस्ट्री पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले अभी किस वजह से इतना ज्यादा सिल्वर बढ़ रहा है उसकी बात करते हैं। यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करा, इसी के बाद चाइना ने अपनी एक पॉलिसी जारी करी। चाइना 2nd नंबर पे आता है सिल्वर की ट्रेड के अंदर। उसकी ये पॉलिसी थी कि चाइना अब रिस्ट्रिक्टेड करेगा ट्रेड को सिल्वर के लिए, और केवल 44 कंपनी होंगी जो कि सिल्वर के ट्रेड को कर सकती हैं, मतलब कि बाहर देशों को दे सकती हैं सिल्वर। और उसके भी पीछे उनका पर्पस, जिन्हें भी वो सिल्वर दिया जाएगा, वो केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए होना चाहिए। मतलब कि आप अगर सिल्वर को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हो तभी आपको चाइना से सिल्वर मिल सकता है, जिसकी वजह से, क्योंकि सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी सप्लाई चेन को चाइना ने कंट्रोल करा, जिसकी वजह से सिल्वर की वैल्यू बढ़ने लगी। ये जो चाइना और यूएस के बीच में टसल है, ये पूरा सिल्वर को लेकर नहीं है, बल्कि ये डॉलर को लेकर के है। अगर डॉलर को कमजोर करना है तो प्रीसियस मेटल की तरफ जाना पड़ेगा। चाइना इसे समझता है, इसी वजह से चाइना ने उसकी जो सप्लाई चेन है उसे कंट्रोल कर दिया। क्योंकि पहले दुनिया में ये होता था कि अगर कभी भी किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटी है, वॉर की सिचुएशन है या कोई भी पेंडेमिक है, तो ज्यादा जो इन्वेस्टर होते थे वो अपना सारा जो पैसा था वो यूएस के बॉन्ड में डाल देते थे, यूएस के ट्रेजरी में डालते थे। उसे सेफ हेवन बोला जाता था। लेकिन अभी यूएस की इकोनॉमी पर ज्यादा भरोसा लोगों का है नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जो डेप्थ है अप्रॉक्स $40 ट्रिलियन का हो चुका है, जो कि उनकी इकोनॉमी से कई गुना बढ़ा है। अब उस डेप्थ को चुकाने के लिए केवल एक तरीका है, या तो यूएस अपने डॉलर की वैल्यू को गिराए। यहाँ पे करेंसी को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन समझना भी इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन किसी भी सामान की वैल्यू बढ़ना नहीं होती, बल्कि जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिर जाना वो इन्फ्लेशन होती है। जैसे कि एक टमाटर 10 रुपए का है, अब 1 साल बाद वही एक टमाटर 15 रुपए का हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू थी 50% उस नोट की वो गिर चुकी है। जो पेपर की वैल्यू है वो गिरती है, सामान की वैल्यू बढ़ती और गिरती नहीं है। आपकी जो भी पेपर करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ती और घटती है। इसे एक और सिंपल एग्जांपल में समझाता हूं। जैसे कि पिछले साल इंडिया की जो इन्फ्लेशन थी वो अराउंड कभी 5%, कभी 4.5% के आसपास थी। तो जो 2025 में न्यू करेंसी सर्कुलेशन करी गई हमारी इकोनॉमी में, वो 5 और 5.5% के आसपास थी। मतलब कि अगर आपको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है तो लगभग जितनी ही इन्फ्लेशन होती है उतनी ही आप मनी को और सर्कुलेट करते हो। यानी कि अगर आप मनी को प्रिंट कर देते हो तो उसकी डिमांड क्योंकि बराबर होती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। यहाँ जो पूरा गेम है वो डिमांड और सप्लाई का है। अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड कांस्टेंट रहती है तो उस चीज की जो वैल्यू होती है वो गिरने लगती है। और यही पेपर करेंसी के साथ भी होता है, क्योंकि पेपर करेंसी किसी दूसरी कमोडिटी से बैक्ड नहीं है, वो केवल एक ट्रस्ट के तरीके से है कि अगर हमारी सरकार है और जब तक हमारी सरकार रहेगी, वो एक अथॉरिटी है, तो उसके ऊपर हमारा ट्रस्ट है। अभी जो ईरान के साथ हुआ, ईरान के साथ क्या हुआ कि जैसे ही उनकी सरकार के ऊपर से लोगों का विश्वास उठा तो ईरान की करेंसी पूरी कोलैप्स कर गई। उनकी जो करेंसी की वैल्यू है वो $0 के बराबर हो गई। तो अगर यूएस को अपना इतना कर्ज चुकाना है तो उसके लिए उसे ज्यादा डॉलर को छापने की जरूरत है।
अब क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल तरीका हो गया कि वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, तो इसे बोलते हैं हम कि अब ये एक बबल बनता जा रहा है। मतलब कि उसकी लोगों को सच में डिमांड है नहीं, लेकिन क्योंकि आपको केवल और केवल अपना लोन चुकाना है, तो आपने जितनी मर्जी उतने डॉलर आपने छाप लिए, जिससे कि आपने एक आर्टिफिशियल बबल क्रिएट कर दिया और वो आर्टिफिशियल बबल फटेगा। और तो इस वजह से जो लोगों का विश्वास है वो डॉलर के ऊपर नहीं, यूएस इकोनॉमी के ऊपर नहीं, बल्कि वो अब ट्रेडिशनल तरीके पे जा रहे हैं। अब लेकिन सवाल ये आता है कि गोल्ड और सिल्वर ही क्यों? सिल्वर की एक खासियत यह है कि वो हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में यूज हो जाता है। फ्यूचर की जितनी भी टेक्नोलॉजी होने वाली है, चाहे आपकी वो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड हो या किसी और चीज से भी रिलेटेड हो जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, मतलब कि जो हाईली टेक्नोलॉजिकल थिंग्स हैं उनमें सिल्वर का यूज होता है। लेकिन जो सिल्वर की सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि सिल्वर की माइनिंग अलग से नहीं होती। जब आप किसी और मेटल की माइनिंग कर रहे होते हो तो उस माइनिंग में सिल्वर आपको मिल जाता है, यानी कि सिल्वर की डायरेक्ट माइनिंग नहीं हो रही है। इस वजह से उसकी सप्लाई कितनी होगी, क्या होगी, उसका कुछ पता नहीं होता। लेकिन जो न्यू वर्ल्ड है उसमें जो सिल्वर की डिमांड है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। इसी वजह से जो सिल्वर की वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन थोड़े पुराने टाइम पे चलते हैं कि सिल्वर और गोल्ड में ऐसी क्या खास बात थी कि पुराने टाइम से लेके अभी तक जो इनकी वैल्यू रही या जो भी करेंसी रही, ये ट्रेडिंग का जो जरिया रहा वो सिल्वर और गोल्ड रहे। देखो, सिल्वर और गोल्ड की जो खासियत है कि ये खास नहीं है, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। मतलब कि ये इतने ज्यादा रेयर नहीं है कि जिससे कि करेंसी का जो फ्लो है वो टूट जाए। और मेटल और एलिमेंट जो रेयर होते हैं, तो ये सिल्वर और गोल्ड उतने रेयर भी नहीं है, मतलब कि इनसे इकोनॉमी का फ्लो चलता रहेगा। लेकिन ये इतने ज्यादा भी मौजूद नहीं है जिससे कि इनकी वैल्यू ही गिर जाए। ये बीच में आते हैं, ना ज्यादा रेयर है और ना ही ज्यादा अवेलेबल है, जिससे कि इन्हें इकोनॉमी में यूज करना बड़ा आसान होता है। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि इन्हें तोड़ा बड़ा आसानी से जा सकता है और इन्हें किसी भी शेप में आसानी से बनाया जा सकता है, और ये कैरी करने में भी बहुत ईजी होते हैं। और पूरी दुनिया में जो इनके वेरिएंट होंगे, मतलब कि जैसे 24 कैरेट का गोल्ड है, अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी 24 कैरेट का गोल्ड निकाला जाएगा तो उसकी वैल्यू हर जगह बराबर रहेगी, क्योंकि वो सेम होता है। सिल्वर की भी यही प्रॉपर्टी है कि इनमें यूनिफॉर्मिटी पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिल जाती है, और इनमें रस्टिंग बहुत कम होती है। गोल्ड में तो रस्टिंग होती ही नहीं है, जिसकी वजह से एंशिएंट टाइम से ये चीजें यूज होती रही हैं। और आज जो ये फेट करेंसी है, जब ये कोलैप्स हो रही है तो लोगों का विश्वास वही प्रीशियस मेटल्स पर ज्यादा हो रहा है। इस वजह से सिल्वर और गोल्ड आगे आने वाली करेंसी हैं। अगर मैं बात करूं कि आगे 10 साल बाद क्या हो सकता है, ज्यादातर जितने भी अभी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक है, उसने भी 2 ट्रिलियन से ज्यादा जो डॉलर्स हैं वो यूएस मार्केट से निकाले हैं। ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो रियल एस्टेट पर होगा, रियल एस्टेट के बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स पर नहीं, जमीन पर होगा। और जो प्रीशियस मेटल हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आगे इन्हीं की वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये आपके पास फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल होंगे। और जो आपकी अथॉरिटीज हैं वो कोलैप्स हो रही हैं, जिसकी वजह से ये पेपर की जो वैल्यू है ये कुछ भी नहीं रहेगी। ये जो मैंने जितना बोला उसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। अभी पूरी दुनिया में गवर्नमेंट की अगर स्पेंडिंग देखोगे, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में ज्यादातर जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो रही है वो सब्सिडी देने में हो रही है, फ्रीबीज में हो रही है। अब इतना जो रुपए है वो सरकार के पास है नहीं, वो क्या करेगी, मनी को छापेगी, अपना पैसा है, फेट इकोनॉमी है, तो जितनी मर्जी उतनी आप छाप सकते हो, तो वो सरकार रुपए को छापेगी। अब जब नए मनी सर्कुलेशन में आएगा, मतलब कि जो पहले के मुकाबले वैल्यू थी वो आपने उसकी वैल्यू को तोड़ दिया है। यानी कि पहले जो चीज 1 रुपए में मिल रही थी, अब वही चीज आपकी 1.5 रुपए की हो जाएगी। लगभग इन्फ्लेशन ऐसे ही काम करती है। हालांकि इन्फ्लेशन के और भी अलग फैक्टर होते हैं, पर यह भी एक फैक्टर होता है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। फ्रीबीज के लिए पैसा कहां से आएगा, आप अपने रुपए छापोगे, क्योंकि वो पावर आपके पास है। आपने रुपए छापा, मतलब कि उतने % इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में बढ़ चुकी है। लेकिन धीरे धीरे करके ये इतना बड़ा एक बबल बन जाएगा, क्योंकि उतनी ज्यादा करेंसी की, उस करेंसी की पर्टिकुलर लोगों को जरूरत है ही नहीं। और जिस चीज की रियल में जरूरत है नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए आप एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर सकते हो, पर लॉन्ग टाइम पे आके वो कोलैप्स हो जाएगी। इस वजह से जो आपकी ये फेट इकोनॉमी, जो भी सर्कुलर इकोनॉमी चल रही है अभी, ये आगे आने वाले 5 सालों के अंदर कोलैप्स होती हुई आपको दिख जाएगी। इसी वजह से अभी देखो कि हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ हो रही है, जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, सब डेब्ट के बेसिस पर है। इस पे कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। कंजप्शन हमारा जो बढ़ रहा है वो कर्ज पे हो रहा है। हमारे पास इतनी इनकम है नहीं कि हम इतनी कंजप्शन कर सकें, वो पूरी कंजप्शन केवल और केवल लोन लेकर हो रहा है। और ये सर्कुलर इकोनॉमी का बबल अब बहुत बड़ा हो चुका है और ये फटने ही वाला है।
लैंड, गोल्ड, सिल्वर, प्रीसियस मेटल और लैंड, ये सदियों से लेकर अभी तक भी एक प्रेस्टीज का सिंबल रहे हैं, ये पावर का सिंबल है और आगे आने वाला टाइम भी इसी का है।